हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश कुमार वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत लंबे समय के बाद आज एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता का पेपर आयोजित करवाया जाता है, उस स्कूल व्याख्याता में इतिहास विषय का सिलेबस क्या उसका पाठ्यक्रम रहेगा। तो आज हम बात करेंगे इतिहास विषय की विषय सूची की, कौन कौन से विषय इसमें, कौन कौन सा पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया गया, यानी कि आपको व्याख्याता बनने के लिए कौन कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है, कौन कौन से वो टॉपिक है। तो अगर हम बात करें पहली बात कि जो भारत का इतिहास है, उस इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अगर बात करें पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग है इसका प्राचीन भारत। दूसरे भाग की बात करें तो मध्यकाल भारत। और तीसरा जो इसका डिवाइडेशन है वो किस में? आधुनिक में, यानी कि आधुनिक भारत। तो अपन को भारतीय इतिहास के दौरान ही 3 भागों में इस इतिहास को डिवाइड करके पढ़ना होता है। एक तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्राचीन भारत की, यानी कि प्राचीन इतिहास की। जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके कौन कौन से टॉपिक फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने प्राचीन भारत के स्रोत। कौन सा? प्राचीन भारत के स्रोत, ये अपना पहला टॉपिक रहेगा। इसके अलावा हम बात करें तो इसी टॉपिक में कि इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने, कौन कौन से तथ्य अपन को पढ़ने हैं। तो अगर इस टॉपिक की बात करें प्राचीन भारत के स्रोत की, तो यानी कि हमें भारत की वो स्रोत पढ़ने जिनसे हमें भारतीय इतिहास का पता लगता है। तो इसमें प्राचीन भारत के स्रोतों में एक तो साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, ये सब स्रोत इसमें आ जाएंगे। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में हम बात करें तो शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, यानी कि जो पुरातात्विक सामग्री है वो सब इसमें आ जाएगी। इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि जो विदेशी लोग भारत में यात्रा करने आए और उन्होंने यहाँ की शासन व्यवस्था, जो यहाँ के बारे में देखा और जो अपनी किताबों में लिखा, उनका हमें वर्णन करना है। जैसे है वेनसांग, फायान, इत्सिंग, मार्को पोलो, ये जो भी विदेशी यात्री भारत आए, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, ये अपना दूसरा टॉपिक रहेगा, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। कहने की बात यह कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को में भी हमन को 3 भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल और पूरा नव पाषाण काल। इसके बाद है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसी के साथ एक और टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। आप ध्यान रखना, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो तो साथ में आप इसके साथ एक और है, वो है महापाषाण काल, या हम कहें कि समाधियों का समय। यानी महापाषाण, बड़ी बड़ी जो समाधियाँ थी उनको महापाषाण कहा गया है दक्षिण भारत में। तो वो टॉपिक भी इसी में शामिल है। तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक साहित्य वाले दूसरे टॉपिक में अपन को पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण काल पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा अपने सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता या सिंधु हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता में हमको सिर्फ एक तो इसका उद्भव पढ़ना, एक इसका विस्तार पढ़ना, यानी कि इसका विस्तार से कहाँ तक था, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए, यानी कौन कौन सी साइट है इसकी है सिंधु सभ्यता की। इसके बाद इसके पतन के कारण क्या है वो पढ़ने, और यहाँ से जो पूरा तात्विक पूरा स्थल, यानी कि जो इसके स्रोत, यानी कि जो साइटें मिली, उन साइटों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना। इसके बाद वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य पढ़ना, वैदिक साहित्य के साथ ही यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन और कर्मकांडों के बारे में हमको पढ़ना है। वही वैदिक साहित्य को भी कितने 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। तो इसमें जो ऋग्वैदिक काल है तो अपना पहला है टॉपिक रहेगा और उत्तर वैदिक काल दूसरा टॉपिक रहेगा। तो पहला भाग तो ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का इसका समय माना गया, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व
के बीच में इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद अगला टॉपिक है बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय। फिर इसके बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, स्थापना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और स्थापत्य के बारे में हमको पढ़ना है। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का सिलेबस विस्तृत होता है, तो जहाँ तक हो वहाँ तक टॉपिक के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ना चाहिए। विस्तृत तो पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं, वो जो फैक्ट इसमें दे रखे हैं मेन तो उनको तो एक तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी को आप एक आराम से देख सकते हो, लेकिन जो लाइनें इसमें लिख रखी उन लाइनों को तो आपको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य शासन के बाद, यानी कि मौर्य के बाद का जो भारत में समय आया वो था मौर्योत्तर काल। इसमें अपन को एक तो शुंग काल पढ़ना है, कर्ण काल पढ़ना है, हिंद यवन पढ़ने, कुषाण पढ़ने और पश्चिमी सत्रप पढ़ने हैं। इसके बाद है दक्कन और दक्षिण भारत। इसमें एक नोवा टॉपिक है मौर्योत्तर काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। जब आप इस टॉपिक को मौर्योत्तर काल या मौर्य साम्राज्य दोनों को आप जब पढ़ोगे तो ये टॉपिक अपने आप ही इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा, इसलिए इसे कोई अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और है दक्कन और दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने, एक तो सातवाहन वंश, संगम काल में तीन वंश आएंगे, चोर, चैल, पांडे, यानी कि तीन कालों का, तीन राजवंशों का समय, इसको संगम काल के नाम से जाना गया। यहाँ पर संगम साहित्य भी आएगा। संगम काल यानी कि उन राजवंशों के बारे में पढ़ना और संगम साहित्य के बारे में भी अपन को पढ़ना है। इसके बाद चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्र। अब अगला टॉपिक है गुप्त राजवंश, इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। प्राचीन भारत के इतिहास में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्योत्तर काल, गुप्त राजवंश, ये वंश है या कहें ये टॉपिक वो टॉपिक है जहाँ से हमेशा 3-3, 4-4 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। इसके बाद गुप्त राजवंश में हमको इनकी एक तो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पढ़नी है और इसी के साथ एक वंश दे रखा वर्धन वंश, इनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। बात करें पूर्व मध्यकाल व सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता, यानी कि 12वां टॉपिक इसमें दे रखा प्राचीन भारत में कि एक तो पूर्व मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता जो थी उनके बारे में भी अध्ययन करना है। इसके बाद 13वां टॉपिक है जो कि प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक है, वो है प्राचीन भारत में विदेशों में भारतीय संस्कृति, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि ये वो है कि भारतीय संस्कृति का दक्षिण में प्रसार, ये कह सकते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। तो यानी बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय या कहें कि बौद्ध धर्म का जो भारत से बाहर जो प्रचार हुआ उन सब के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। इस प्रकार ये तो था अपने प्राचीन भारत। अब आपको मैं बता दूं अगली बार जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें प्राचीन भारत से लगभग 30+ क्वेश्चन आए थे, कहें तो 32 से लेकर 35 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है प्राचीन भारत। इसके बाद अब अगला टॉपिक अपना मध्यकालीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसमें एक तो दिल्ली सल्तनत, यानी कि पहला टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। ये अपना रहेगा पहला टॉपिक मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। इसमें पूरा का पूरा ही मुगल काल और जो दिल्ली सल्तनत वाला काल है उसके जो साहित्यिक स्रोत यानी कि जो अत्यधिक मतलब कहें कि जो इस समय की जो रचनाएं, जो किताबें, जो भी इस समय के साहित्यिक स्रोत शिलालेख जो भी हमको प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद अगला जो 15वां नंबर का टॉपिक है वो अपने दिल्ली सल्तनत में स्थापना पढ़नी, दिल्ली सल्तनत की कौन कौन से राजवंशों ने इस समय शासन किया उनके बारे में हमको अध्ययन करना है और उनकी क्या क्या विशेषता थी वो टोटल हमको इस टॉपिक में पढ़नी है। तो मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ये दोनों ही टॉपिक मध्यकाल के सबसे लेंथी या सबसे बड़े टॉपिक माने गए हैं। तो इनकी स्थापना, इनका विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक संगठन, भू राजस्व, सल्तनत काल में एकता व्यवस्था, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग से हट के देखना, सल्तनत काल में एकता व्यवस्था, क्योंकि यहाँ से अगली बार भी क्वेश्चन आया था। अब इसके बाद सूफी और भक्ति आंदोलन का विकास, यानी कि मध्यकाल में सूफी और भक्ति आंदोलन का जो विकास हुआ उसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य की स्थापना। किसकी? मुगल साम्राज्य की
स्थापना, ये टॉपिक इसमें रहेगा। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना में हमको क्या क्या पढ़ना, एक तो इनकी स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना पढ़नी, इनकी विस्तार नीतियाँ पढ़नी, दक्कन, धर्म, राजपूत, पश्चिम उत्तर और मध्य एशिया की नीतियाँ, यानी कि इनकी जो नीतियों में है, मेन नीतियाँ कौन सी पढ़ने अपन को, एक दक्षिण भारत में इन्होंने जो नीति अपनाई वो नीति, यानी कि दक्षिण के राजाओं को या दक्षिण के राजवंशों को कहीं इनके ऊपर आधिपत्य करने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया उनके साथ, वो राजपूतों के साथ किया, वो धर्म में इन्होंने जो परिवर्तन किए, वो पश्चिम उत्तर और मध्य एशियाई नीति, ये पढ़नी है। अब मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है भू राजस्व व्यवस्था, इसमें टोडरमल के बारे में थोड़ा डीप में अध्ययन करना। इसके बाद सैनिक प्रशासन, मनसबदारी, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, और एक जागीरदारी, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन। इसके बाद अगला टॉपिक है मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियां और मराठों का इतिहास। इस मराठों के इतिहास में शिवाजी के साथ साथ हमको जो यहाँ के पेशवा थे, उन पेशवाओं का भी पूर्णतः अध्ययन करना है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सीधे सीधे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला जो अपने भारत का तीसरा भाग है वो है आधुनिक भारत। कौन सा? आधुनिक भारत। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन, अत्यधिक क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन के बाद आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पहुँचे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब ध्यान रखना, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जो सिलेबस चेंज हुआ, इस सिलेबस में थोड़ा सा ये टॉपिक दे दिया, नहीं तो पहले डायरेक्ट ये था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट था। लेकिन फिर भी मूलतः हमको क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में एक तो फ्रांस, पुर्तगाली और ब्रिटिश, इन कंपनियों के आगमन से लेकर इन्होंने जो जो युद्ध किए, इन्होंने जो संघर्ष किए, वो सब हमको पढ़ने हैं। भारत में उपनिवेशिक शासन की स्थापना 1757 से 1857 के बीच। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता की का उदय, यानी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता का उदय, इसमें हमको पढ़ना है कि जो ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जो यहाँ के राजाओं के साथ संध्या, सहायक संधि कहें या हड़प नीति, इनकी जो जो इन्होंने हथकंडे अपनाए, उन सब के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। बंगाल के साथ, अवध के साथ, और उधर से आंग्ल मैसूर युद्ध, जो जो इनके आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब कुछ इसमें अपन को पढ़ने हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका स्वरूप पढ़ना, किस प्रकार इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, महत्व और क्या महत्व इसका भारतीय इतिहास में, और क्या क्या इसके परिणाम निकले, यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत में संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1950 तक, जितने भी बीच में एक्ट बने, इनके बीच में उन सब एक्टों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद औपनिवेशिक शासन का आर्थिक विकास। अब इसमें देखो टॉपिक है, इसको क्या क्या इसमें पढ़ने, तो एक तो भू राजस्व व्यवस्था, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, ये जो इनकी कर लेने की जो व्यवस्थाएं थी, इनके बारे में पढ़ना। औद्योगिकरण, उद्योगों के क्षेत्र में क्या विकास हुए, धन का दोहन या कहे धन का निष्कासन, जो दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में भी उनको डिटेल से पढ़ना है। अब 19 से 20वीं शताब्दी सामाजिक और धार्मिक सुधार, इसमें भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार कहें कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। इसमें मुख्यतः कौन कौन आएंगे, तो मुख्यतः देखें तो इसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और राजा राम मोहन राय के साथ केशव चंद, DK कर्वे, इतने बहुत से हैं। जो इसकी संस्थाएं थी वो संस्थाएं पढ़ने, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, और मुस्लिमों की सोसाइटी थी, अलीगढ़ आंदोलन। इस प्रकार से ये जितने भी भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। अब सामाजिक सुधार और दलित और महिलाओं का उत्थान, इसमें सामाजिक सुधार, जब ये टॉपिक आप गहन तरीके से पढ़ोगे, 26वें नंबर का सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसमें कई बिंदु इस टॉपिक के भी शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है प्रेस की स्वतंत्रता और विकास, 19वीं शताब्दी में शिक्षा और प्रेस का विकास, यानी कि भारत में 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुए, जो जो आयोग शिक्षा के क्षेत्र में बने, उन आयोगों के बारे में पढ़ना,
और इसके बाद जो प्रेस का विकास यानी कि अखबारों का विकास हुआ, कौन सा पहला अखबार था, कौन से अखबार पे कौन सा एक्ट लगा, कौन से अखबार को क्या कहते हैं, क्या इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1919 तक, 1857 से 1919 तक ये पढ़ना। इसके बाद गांधी युग जो 1947 तक आएगा। तो गांधी युग कहाँ से कहाँ तक, 1919 से 1947 के ये गांधी युग रहेगा। अब गांधी और भारतीय आंदोलन, गांधी और भारतीय आंदोलन, इसमें कौन कौन पढ़ने, एक तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और भारतीय आंदोलन में भूमिका और योगदान, इनका क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या भूमिका रही, इनको पर्सनली इनके बारे में पढ़ना, इनकी जीवनी पढ़ना, इनकी किताबें पढ़ना, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की वो सब पढ़ना, कौन से नारे इनके द्वारा दिए गए, कौन कौन से संगठनों की इन्होंने स्थापना की, ये सब इसमें पढ़ना। ये तो था भारत का इतिहास, जिसके 3 विभागों का अपन ने विवरण किया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपने इतिहास में वो रहेगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास यहाँ ये भी व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहाँ से भी हर बार कम से कम 15+ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पुनर्जागरण और यूरोप में सुधार, यानी कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसके बारे में पढ़ना, और यहाँ पर जो सुधार यानी कि धार्मिक सुधार, यानी कहीं धार्मिक आंदोलन थे, क्रूसेड्स यानी धार्मिक युद्ध, उन सब के बारे में पढ़ना। इसके बाद प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में पढ़ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना, लीग ऑफ नेशन संयुक्त संघ, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना। इसके बाद औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना, फ्रांस की क्रांति है, जर्मनी तथा इटली का एकीकरण है, 1917 की रूस की क्रांति पढ़नी और नेपोलियन बोनापार्ट का युग पढ़ना है। इसके बाद जर्मन में नाजीवाद और इटली में फासीवाद, यानी नाजीवाद और फासीवाद के बारे में भी अध्ययन करना। और एक टॉपिक जो इस बार नया जुड़ा था वो था अरब जगत, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्रता आंदोलन और 1949 की चीनी क्रांति, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये तो था अपने विश्व इतिहास। इसके बाद है भारत का राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के कौन कौन से टॉपिक है, तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला वो टॉपिक राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, यानी कि राजस्थान की जो सभ्यताएं थी वो उनके बारे में अपन को अध्ययन करना, साथ में इसके साहित्यिक स्रोतों का भी अध्ययन करना, और यहाँ के जो प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान की जो भूमिका थी उन स्थलों का भी हमें अध्ययन करना है। अब राजपूतों की उत्पत्ति व वंशों का उदय। अब वंशों में कौन कौन से वंश पढ़ने, गोयल वंश, गुजर वंश, प्रतिहार, राठौड़, चौहान और कछवा वंश। राजपूत प्रतिरोध, पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर का शासक था उसके बारे में, रणथंभौर का मीर, रावल रतन सिंह, कानड़देव जालोर का, सांगा राणा सांगा, मालदेव मारवाड़ का, चंद्रसेन मारवाड़ का, महाराणा प्रताप मेवाड़ का, इनके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है। इसके बाद राजस्थान में 1857 क्रांति की भूमिका और राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन, इसके बारे में भी पढ़ना है। साथ में मुगलों की राजपूत सहयोग, यानी कि इसमें जो मुगलों के द्वारा, जैसे अपने भारतीय मध्यकालीन इतिहास में एक पढ़ा था कि मुगलों की नीतियाँ, वो नीतियाँ यहाँ इस टॉपिक में भी वो काम आएगी, क्योंकि मुगलों की जो राजस्थान के राजाओं के साथ जो नीतियाँ थी, कौन कौन सी नीतियाँ उन्होंने अपनाई, युद्ध करके उनको अपने अधीन किया, संधि करके किया, जैसे भी किया, वो सब नीतियाँ इसमें पढ़नी है। इसमें मुगलों के साथ राजपूत सहयोग, इसमें मान सिंह, राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह जो कि जोधपुर का था, इनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत पढ़ने, साहित्यिक पढ़ने और पुरालेख यानी कि अभिलेखों से संबंधित भी पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान जागरण, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरण, यानी कि राजस्थान में जो पुनर्जागरण कहें कि जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके द्वारा यहाँ के राजाओं को जो प्रेरित किया गया आंदोलन के लिए, किसी के लिए, उन सब का हमें अध्ययन करना है। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण चरण व विविध, इसके संपूर्ण 7 चरणों का अच्छे से अध्ययन करना है। और लास्ट एक टॉपिक दे रखा है इसमें राजस्थान का कला, स्थापत्य और चित्रकारी। ये वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये कल्चर का है, किसका, कल्चर का ये टॉपिक रहा, लेकिन इसको इसमें ऐड कर दिया। लेकिन पढ़ लेना क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट पेपर में भी दे रखा, तो उधर भी काम आएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कोई व्यक्ति हो। तो इस प्रकार ये था
स्कूल व्याख्याता भर्ती का संपूर्ण सिलेबस, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे एक एक टॉपिक इसी तरह से आपको स्कूल व्याख्याता पेपर के लिए भी, सब्जेक्ट के लिए भी करवाया जाएगा। कहीं किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स, जो अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे होंगे, उन नोट्सों के द्वारा आपको विषय वस्तु प्रस्तुत की जाएगी। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।